नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग CTET, BTET, STET, UPTET से संबंधित किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण पार्ट CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के चैप्टर नंबर 2 बाल विकास के सिद्धांत अथवा प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को हम लोग देखेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यदि इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो मेरी पूरी गारंटी है कि आप किसी भी TET से संबंधित एग्ज़ाम में चाइल्ड डेवलपमेंट के बाल विकास के सिद्धांत अथवा प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं निश्चित रूप से आप बना पाएंगे। चलिए आइए अब आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और नवीन विशिष्टताएं प्रकट होती है। बालक के विकास की यह प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिन्हें विकास के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। आइए प्रमुख सिद्धांतों को हम लोग नीचे देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक जाति के जीवों में विकास का एक क्रम पाया जाता है और विकास की गति के प्रतिमान भी पाया जाता है, एक पैटर्न भी पाया जाता है जो कि एक समान रहता है पैटर्न। मानव जाति के विकास पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। गेसेल ने भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का जो क्रम होता है वो समान होता है, जो पैटर्न होता है वह इक्वल होता है। विश्व के सभी भागों में चाहे हम कहीं भी चले जाएं, बालक का गर्भावस्था से लेकर के या जन्म के विकास से लेकर के जन्म के बाद उसका जो विकास का क्रम होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। इसी सिद्धांत की पुष्टि हरलाक महोदय ने भी किया है। पॉइंट नंबर 2 सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता की ओर होता है। बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रिया होती है, इसके बाद वह विशिष्ट रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के लिए प्रारंभ में बालक जब किसी वस्तु को पकड़ना होता है, बच्चे को हम देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है, जब किसी वस्तु को पकड़ना होता है तो पहले क्या करता है, हाथ मारेगा, पैर चलाएगा, सिर से मुड़ी हिलाएगा, मतलब इस तरह का प्रतिक्रिया करता है। उसे यह नहीं ज्ञात होता है, यह आभास नहीं होता है कि नहीं हमें उस पर्टिकुलर वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाना है या पैर से चल के वहाँ पहुँचना है। कोई वस्तु दूर भी होती है तो पैर चलाता है, गुब्बारा आप ऊपर रख दीजिए और बच्चा बेड पे सोया हुआ है तो देखिए कैसे हाथ पैर अपना चलाता है, उसको लगता है कि हम हाथ पैर चला रहे हैं तो पकड़ लेंगे। तो बालक की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो प्रारंभ में सामान्य होती है, लेकिन बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी प्रतिक्रियाएं विशिष्ट होती चली जाती हैं। अर्थात वह जब इसको यह आभास हो जाता है या ज्ञात हो जाता है कि अब वह हाथ पैर चला कर नहीं बल्कि उस अमुक वस्तु को पकड़ने के लिए उसे हाथ आगे बढ़ाना है, अपने उंगलियों का सहारा लेना है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बच्चे में जो भी विकास होता है वह सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की तरफ होता है। थर्ड पॉइंट है सतत विकास का सिद्धांत। मानव के विकास का जो क्रम है वह गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक सतत रूप से चलता रहता है। विकास की गति कभी तीव्र कभी मंद हो सकती है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। बालों में ऐसा नहीं होता है कि कोई गुण एकाएक विकसित हो जाता है, अचानक आ जाता है, कोई चीज़ सीख लेता है, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे चलता रहता है और एक दिन अपने परिपूर्णता की अवस्था में प्रकट होता है। इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बच्चों का दांत। हमें ये लगता है कि बच्चा
जब 6-7 महीने का होता है तो उसके दूध का दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है, तो हमें ये लगता है कि अभी प्रारंभ हुआ है, जबकि वास्तविकता यह होता है कि बच्चे के दांत का विकास उसके गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और 6-7 महीने तक आते आते जन्म के वो बाहर निकलना प्रारंभ होता है, हमें बाहर दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि बालक के जो विभिन्न गुण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक गुण का विकास जिस प्रकार हो रहा है, अन्य गुण भी उसी अनुपात में विकसित होंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि तीव्र बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनका मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी तीव्र गति से और सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं उनके शारीरिक और सामाजिक विकास भी मंद गति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। किसी भी बालक के जो शरीर का अंग होते हैं उसका विकास एक गति से नहीं होता है, सभी अंगों का इनमें भिन्नता पाई जाती है और यही बात मानसिक विकास पर भी चरितार्थ होती है। शरीर के कुछ अंग तेजी से विकसित होते हैं, कुछ मंद गति से चलते हैं। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि कोई 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। किसी बालक की 6 वर्ष की आयु तक उसका मस्तिष्क विकसित होकर के पूर्ण आकार ले लेता है, परंतु व्यक्ति के हाथ, पैर, नाक, मुंह का विकास किशोरावस्था तक पूरा हो जाता है। यह सिद्धांत शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक पक्ष पर भी लागू होता है। सामान्य बुद्धि का जो बालक होता है उसका विकास 14 या 15 वर्ष की अवस्था में पूर्ण हो जाता है, किंतु तर्क शक्ति मंद गति के साथ विकसित होती रहती है। जो रीजनिंग लेवल होती है, रीजनिंग पावर होती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, विकसित होती रहती है। विकास की दिशा का सिद्धांत, इसी को केंद्र परिधि की ओर विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ एक गति से होता है। बालक का सिर पहले विकसित होता है, उसके और पैर सबसे बाद में होता है। यही बात उसके अंगों के नियंत्रण पर भी लागू होती है। बालक के जन्म के कुछ समय के बाद ही सर्वप्रथम अपने सिर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। 9 माह की आयु में सहारा लेकर बैठने लगता है, धीरे धीरे घिसट कर चलने लगता है और लगभग 1 वर्ष की आयु पूरी होने पर वो पैरों के बल पर खड़ा हो जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, बालक के विकास के क्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। इनके प्रभाव के कारण ही विकास की गति में अंतर आ जाता है। किसी के विकास की गति तीव्र और किसी की मंद होती है। अतएव आवश्यक नहीं है कि सभी बालक एक निश्चित अवधि पर ही किसी विशिष्ट अवस्था की परिपक्वता प्राप्त कर लें। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इसीलिए उनका विकास का जो क्रम होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भिन्नता का सिद्धांत। विकास का क्रम एक समान हो सकता है, जैसे पहले सिर का विकास होगा, इसके बाद कमर का होगा, इसके बाद पैर का होगा, मतलब सिर से पैर की ओर इस क्रम से, इस सीक्वेंस में, इस पैटर्न पे विकास होगा। लेकिन उसकी जो गति होती है वो प्रत्येक बालक में भिन्न भिन्न हो सकती है। विकास की गति शैशवावस्था में, किशोरावस्था में तीव्र रहती है, किंतु बाल्यावस्था में मंद पड़ जाती है। इसी प्रकार बालक एवं बालिकाओं के विकास की गति में भी भिन्नता पाई जाती है। आपने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने बताया हुआ था कि जो बालक होते हैं वो जन्म के समय बालिकाओं की अपेक्षा थोड़े कमज़ोर होते हैं, उनकी विकास थोड़ी धीमी गति से होती है और बाद में बालिकाओं की गति, विकास की गति धीमी पड़ जाती है और बालकों की विकास की गति तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एक शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यद्यपि विकास की गति सदैव समान नहीं रहती, यह गति कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है, परंतु अपने चरम सीमा से पर पहुंचने से पूर्व कभी रुकती नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप
व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। बालक में शारीरिक और मानसिक गुण एकाएक विकसित नहीं हो जाते हैं। उसमें भाषा का विकास एक दिन में ही नहीं हो जाता, अपितु इसकी नींव बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रिया में चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग लाना सीखता है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले अपने हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि कोई भी बच्चा है पहले अपना हाथ पैर चलाता है, इसके बाद तब हाथ के उंगलियों को चलाता सीखता है। बाल विकास के संबंधित उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धांत भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका अध्ययन करना आवश्यक है हम लोगों को। आगे हम लोग देखेंगे कि अन्य जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन से हैं। पुनर्बलन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो डोलार्ड और मिलर थे। एक महत्वपूर्ण है टॉपिक है कि पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो उसका आंसर होगा डोलार्ड और मिलर। इनका मानना था कि बच्चे का विकास जैसे जैसे होता है वो अधिगम करते जाता है। इन्होंने बाल्यावस्था के अनुभवों को वयस्क व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने अचेतन कारकों के अतिरिक्त चिंता और अधिगम भय को व्यक्तित्व गतिशीलता में बहुत अधिक महत्व दिया है। इनके अनुसार भोजन, पानी, ऑक्सीजन और ताप कुछ अर्जित आवश्यकताएं हैं, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्जित व्यवहार पूर्णतः पर्याप्त नहीं होता है। अतः बालक को अधिक जटिल व्यवहार का अधिगम इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि नवजात शिशु का स्तनपान से संबंधित अर्जित व्यवहार उसकी भोजन की आवश्यकता के लिए अधिक समय तक पर्याप्त नहीं हो पाता है। उसे भूख की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कुछ अधिक स्तनपान के जटिल व्यवहारों को सीखना होता है। अर्थात बच्चा जब नवजात रहता है, छोटा रहता है, तो माँ के स्तनपान से ही उसकी भूख मिट जाती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो केवल माँ के स्तनपान से, अर्थात 6-7 महीने के बाद केवल माँ के स्तनपान से उसका पेट नहीं भर पाता, उसकी भूख नहीं मिटती है। अतः उससे अधिक जटिल व्यवहार, अर्थात अब उसे कुछ अतिरिक्त खाने की सीखना पड़ता है कि कुछ अधिक खाने से ही उसकी भूख मिटती है। तो इसे ही उन्होंने कहा है पुनर्बलन सिद्धांत। इसके लिए उन्होंने अधिगम के 4 महत्वपूर्ण अवयव बताए हैं, कंपोनेंट बताए हैं। उसमें है अंतर्नोद, संकेत, प्रत्युत्तर तथा पुनर्बलन। इस टॉपिक को हम लोग किसी अगले एक वीडियो में विशेष रूप से देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या है, उसे विस्तृत रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग प्रिंसिपल। इस सोशल लर्निंग प्रिंसिपल के जो प्रतिपादक हैं वो हैं बंडूरा एवं वाल्टर्स। यहाँ बंदूरा है, इनको बंडूरा भी बोलते हैं, क्योंकि एक विदेशी मनोवैज्ञानिक है जिसके कारण डी लगने के कारण हम लोग के यहाँ ड और द दोनों का उच्चारण किया जाता है। इसलिए अगर आप लोग देखिएगा कहीं बंडूरा रहेगा तो भी इसे और बंदूरा दोनों एक ही हैं। तो बंदूरा और वाल्टर्स ने सामाजिक अधिगम के महत्व की पुष्टि के लिए अनेक प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर की है। बंडूरा ने एक प्रयोग बंदर पर किया था जिसमें बच्चों को एक फिल्म दिखाई जिसमें एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया था। बंडूरा ने एक प्रयोग में बच्चों को एक फिल्म दिखाई जिसमें एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया था। फिल्म के 3 भाग थे। प्रत्येक बच्चे को कुल इस प्रकार की फिल्म दिखाई गई। पहली फिल्म में फिल्म का हीरो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता था और इस व्यवहार के लिए उसे दंड दिया जाता था।
दूसरी फिल्म में हीरो आक्रामक व्यवहार करता था और अपने इस आक्रामक व्यवहार के लिए वह पुरस्कृत होता था। तीसरी फिल्म में आक्रामक व्यवहार के लिए हीरो को न ही पुरस्कृत किया जाता था और न ही दंडित किया जाता था। फिल्म को प्रत्येक बच्चों को दिखाने के बाद प्रत्येक बच्चे को उन्हीं परिस्थितियों में रखा गया जिन परिस्थितियों में संबंधित उन्हें फिल्म दिखाई गई थी। इन परिस्थितियों में रखकर बच्चों के व्यवहार का निरीक्षण कर यह देखा गया कि बच्चों ने उस व्यवहार का अनुकरण अपेक्षाकृत कम किया जो हीरो के आक्रामक व्यवहार और दंड से संबंधित था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व दिया गया है, वंशानुक्रम कारकों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। इस सिद्धांत में जो बंडूरा ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसमें इन्होंने एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के लिए फिल्म दिखाया। बच्चों को 3 भागों में बांटा गया। फिल्म भी 3 भागों की थी। प्रत्येक बच्चों को अलग अलग संबंधित चीज़ों को दिखाया गया, फिल्मों को दिखाया गया और फिर उन्हें उसी वातावरण में रखा गया। अब उस वातावरण में रखने के पश्चात इन्होंने देखा कि जिस फिल्म में हीरो को आक्रामक व्यवहार के कारण दंड दिया गया था, वैसे व्यवहार को बच्चों ने कम सीखा या कम उसका प्रदर्शन किया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केवल वातावरणीय कारकों को ध्यान में रखा गया है और वंशानुक्रम के कारकों को कोई ध्यान नहीं रखा गया है। अब हम देखेंगे कि हम बाल विकास में के जो सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है। कोई भी चीज़ का अध्ययन हम करते हैं तो उसका कोई न कोई महत्व होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बाल विकास के सिद्धांत का महत्व क्या है। आइए तो हम लोग देखते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत का महत्व। विकास के प्रमुख जो सिद्धांत हैं, उनका ज्ञान शिक्षक एवं सामान्य व्यक्ति सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। इनके ज्ञान का महत्व निम्नलिखित दृष्टियों से अधिक है। विकास के सिद्धांत के ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि बालकों से कब और किस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा करनी चाहिए। इनके ज्ञान के अभाव में हम बालकों से बहुत अधिक गुणों की अपेक्षा करने लगते हैं या उनको निरर्थक समझने लगते हैं। ये दोनों ही स्थितियाँ बालक के विकास के लिए हितकर नहीं होती हैं। प्रथम स्थिति में अर्थात जब हम ज़्यादा अपेक्षा करने लगते हैं तो बालक के अंदर हीनता की भावना आ जाती है, और जब हम कम या निरर्थक समझने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके विकास के उत्प्रेरक ही नहीं मिल पाते हैं जिससे उनका अच्छे से विकास हो सके। नंबर 2, दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल का अध्ययन करने का, कि विकास के सिद्धांतों का ज्ञान हमें यह बताता है कि हम कब बालकों के विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करें। इसके ज्ञान से बालकों के यथोचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण की रचना की जा सकती है। उदाहरण के लिए, जब बालक चलना या बोलना प्रारंभ करे तो इसका अभ्यास करवाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों से अनभिज्ञ होने के कारण बालकों में कभी कभी मानसिक तनाव या संघर्ष पैदा हो जाता है, जिसके कारण उनमें भावना ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। शिक्षक एवं माता पिता बालकों को विकास संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तनों का पूर्व ज्ञान देकर उनमें उत्पन्न होने वाले तनाव को कम कर सकते हैं। इन विकास के सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षक विद्यालयों में की क्रियाओं में आयोजन करने में भी सहायक होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत का अध्ययन करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है चैप्टर, और आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में अगले दिन जो अगला वीडियो देखेंगे उसमें चैप्टर नंबर 3 वंशानुक्रम वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में
शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है वीडियो तो निश्चित रूप से अन्य आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको भी सहायक हो, इसलिए उन्हें ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे और आप इससे लाभान्वित होते रहें। सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साहवर्धन भी बढ़ता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।